इन्वेस्टमेंट और फंडिंग के बीच में क्या अंतर होता है, कैसे एक कंपनी शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के सेट पे आके शार्क्स को बैंक समझ के फंडिंग उठाने के लिए आ गई, उस बारे में हम बात करेंगे। तो ये चर्चा है एक ऐसी कंपनी की जो कि नेचुरल रबर फोम से बनाती है टॉयज, और इसको राहुल सर, मेघना और मीरा मैम प्रेजेंट करके हैं। इस कंपनी का नाम है रोबारू। मेजॉरिटी ऑफ द धंधा इनका एक्सपोर्ट से आता है और चाइना भी इनका वन ऑफ द बिग इंपोर्टर है। फॉरेन कंट्रीज में ये स्पेशल नीड अडेप्टेबल प्रोडक्ट स्नैप की कैटेगरी में आते हैं, और इनका कहना यह है, इनका दावा यह है कि भाई अभी इस वक्त ये चीज, ये प्रोडक्ट के साथ और कोई भी कॉम्पिटिटर इनका मार्केट में नहीं। हम बहुत अकेले हैं। क्यों? वी आर दी ओनली पीपल सारे संसार में जो ये बना रहे हैं। कोई और हो तो उसके साथ बात तो कर सकते हैं, नहीं, कोई और बना नहीं रहा है, ना बना सकता है। थोड़ा सा फाउंडर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो मेघना जी जो राहुल सर की नीस बताई इन्होंने, वो मार्केटिंग संभालती हैं और 4% इक्विटी है। इनकी वाइफ मीरा जी के पास डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट है और 19% इक्विटी है। 66% इक्विटी राहुल सर के पास, और बाकी की 11% बची हुई उनकी तो बेटियों के पास है। इतनी अच्छी कंपनी जब पहले आई तो बहुत प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट लगा, लेकिन उसके बावजूद भी 5 में से एक भी शार्क का इनको ऑफर नहीं मिला। क्यों? आओ चलो, उससे पहला रीजन है डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग। देखो, जब इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो इन्वेस्टमेंट जनरली ली जाती है बिजनेस को और स्केल करने में और बड़ा करने में और ग्रो करने में, और फंडिंग जब मिलती है तो उसका पर्पस अलग होता है। फंडिंग मिलती है बिजनेस को चलाने के लिए, फंडिंग होती है जब आप फंड्स गैदर करने की कोशिश करते हो, तो आप बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए गैदर करते हो। दोनों में अंतर समझे तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं, शार्क टैंक की मैं बात करूं तो स्ट्रेटेजिक आपको कैपिटल भी लाके देती है, जहां पे शार्क्स अपनी एक्सपर्टीज और अपनी नॉलेज, अपने इनसाइट्स आपके साथ शेयर करते हैं और आपका धंधा बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। वेराज मैं फंड्स की बात करूं तो वो आप किसी बैंक के पास जाके या एनबीएफसी के पास जाके भी एक्वायर कर सकते हो। उनका काम केवल आपको पैसे देना है और बदले में आपसे रिटर्न निकलवाना है। उनका इनपुट बिजनेस में कुछ नहीं होता है। दिक्कत तब चालू हुई जब शार्क्स को ऐसा लगने लगा, इनफैक्ट जो प्रेजेंटर राहुल सर, जो प्रोबेबली फाउंडर एंड सीईओ है कंपनी के, उन्होंने भी ऐसा बोलना कि मेरे को अभी बस पैसा चाहिए, और वो बिल डिस्काउंटिंग जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अपनी पिच में लेके आ गए, जहां पे शार्क्स को ऐसा लगने लगा कि इनको हमारी स्ट्रैटेजिक इनसाइट्स की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, जहां पे शार्क्स को ऐसा लगने लगा कि ये शायद हमारी सुनेंगे नहीं, जहां पे शार्क्स को ऐसा लगने लगा कि ये कंपनी के जो फाउंडर जो राहुल सर हैं, इनको एज अ मतलब बिजनेस ग्रो करने में एज एन एंटरप्रेन्योर हम इनकी कोई खास मदद कर नहीं पाएंगे, उनके साथ एक वर्किंग एनवायरनमेंट सेट हो नहीं पाएगा, और ये केवल फंड्स की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आए हैं। बिकॉज आप देखो तो इन्होंने बताया भी कि इनको फंड की रिक्वायरमेंट जो है वो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और वर्किंग कैपिटल जो इनका 90 दिन से ज्यादा का अटका हुआ रहता है मार्केट में, उसके लिए है। तो ये जो दोनों काम है, ये बिजनेस को ग्रो नहीं करते हैं, सस्टेन करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि ये इन्वेस्टमेंट लेने नहीं, ये फंडिंग लेने आए थे, और सेम चीज शार्क्स ने भी बोल के इनको ऑफर। अगले में रीजन पे बात करूं तो इनका अगला रीजन है नॉट फॉर इंडिया प्रोडक्ट। इनके प्रोडक्ट का देखो तो 5 टाइम्स ज्यादा है ये मार्केट के एवरेज से। जो चीज मार्केट में 300 रुपए की मिलती है वो ये लोग 1500 रुपए की बेच रहे हैं। 5 टाइम्स प्रीमियम पे बेच रहे हैं, प्रीमियम पे बेच रहे हैं एट दिस प्रपोजिशन, एट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, दिस काइंड ऑफ प्राइस। इंडियन मार्केट के लिए वो सूटेबल है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है सारे ब्रांड इंडिया के लिए बनने चाहिए। इनका ब्रांड जो इनका प्रोडक्ट है वो फॉरेन मार्केट्स के लिए सूटेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉरेन मार्केट्स के लिए बनाइए, फॉरेन में एक्सपोर्ट कीजिए, इंडिया में बिजनेस नहीं भी होगा तो भी चलेगा, मास तो है नहीं। टॉप 5-10% लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वही इसको खरीदेंगे, और जिसको खरीदेंगे उनके लिए अलग से मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप एक्सपोर्ट्स पे ध्यान दीजिए, अपना इंडिया में धंधा बड़ा बनाइए। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आता है, जहां से ये जो बड़े बड़े रिच क्लास होते हैं 5-10% की, जिनकी मैंने बात करी, ये वेस्टर्न कंट्रीज में जो चल रहा है उसको देख के आते हैं और उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो चीज इंपोर्टेड टैग के साथ जब आती है उस के साथ इनका स्टेटस बढ़ता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट पे ही फोकस करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब चालू हो जाती है जब ये लोग बोलने लगते हैं कि हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ना वो हैंड क्राफ्टेड हैं। जब ये लोग बोलने लगते हैं कि हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ना वो एजुकेशन और स्किल बिल्डिंग वाली कैटेगरी को कवर नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखो तो इंडिया में ट्रेंड थोड़ा सा बदल रहा है, थोड़े एजुकेशन वाले, थोड़े स्किल बिल्डिंग वाले, मोटर स्किल्स, कुछ एनालिटिकल स्किल्स, कुछ ऐसी स्किल्स डेवलपिंग प्रोडक्ट, स्किल डेवलपिंग टॉयज जो हैं वो बहुत थोड़े थोड़े अभी ट्रेंड में आना चालू हैं, वो उनकी आगे ग्रोथ हो रही है। और इनका कोई भी टॉय वैसा
काम नहीं कर रहा है, इसलिए नॉट फॉर इंडिया प्रोडक्ट है और मेजॉरिटी ऑफ द शार्क जो है वो इंडियन कंपनीज में फॉर इंडिया प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज इंडिया के ही लैंडस्केप की उनको एक्सपर्टीज है। तो उस वजह से भी एक रीजन रहा है जिनकी वजह से इनको फंडिंग। रीजन मैं बताऊंगा शॉर्ट टर्म विजन, बिकॉज इनसे जब इनका विजन पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भाई साहब हम वैसे तो अगले आने वाले 3 साल में अगर राहुल जी और मीरा मैम नहीं हो, राहुल सर ने बोला कि अगर राहुल जी नहीं होंगे तो उनके बाद कंपनी का सीईओ कौन बनेगा, ये सवाल था नमिता मैम का। लेकिन इनका जवाब इन्होंने क्या दिया कि नहीं मेघना, नहीं मीरा, नहीं इनकी बाकी कोई भी 2 डॉटर इस बिजनेस में सीईओ बनेंगी, बल्कि सीईओ कहीं बाहर से आएगा। But who will be the CEO? CEO will be a professional who we can hire, but our understanding is 5 years we will take this business up to 60-80 crores। 80 करोड़ पे हम इसको किसी विदेश की बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी को बेचेंगे। जब आप एक्सटर्नल सीईओ लेके आते हो तो वो कहीं ना कहीं इंप्रेशन देता है कि आपके साथ अभी जो लोग जुड़े हैं आपको उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है। मेघना जी जो इनकी नीस है वो इनके साथ जुड़ी हुई, इनका मार्केटिंग संभालनी है स्टार्टिंग से बिजनेस के इनके साथ है। इनकी वाइफ मीरा जी, इनकी दोनों बेटियां स्लीपिंग पार्टनर, दोनों इन चारों जनों में से कोई भी जना इनको वो लायक नहीं लग रहा है कि कंपनी को सीईओ के तौर पे हैंडल कर सकता है, संभाल सकता है, बड़ा कर सकता है। और बस इतना ही नहीं, इन्होंने बोला कि अगले 5 साल में हम इस कंपनी को 70-80 करोड़ का ले जाके इसको बेच देंगे। अभी जब ये शार्क टैंक में आए तो ये 42 करोड़ की वैल्यूएशन पे लेके आए थे। इन्होंने बोला 40 करोड़ की आस्क इन्होंने रखी थी और 42 करोड़ का इनको इन्होंने बोला कि मेरे पास बाय आउट ऑफर है, जो कंपनी खरीदने को 42 करोड़ की वैल्यूएशन पे मांग रहे हैं। 80 करोड़ पे ये कह रहे हैं कि 5 साल बाद मैं 80 करोड़ पे कंपनी बेच दूंगा। एक तो 40 to 80 करोड़ केवल 2 टाइम्स जंप हुई, तो एज अ स्टार्टअप, एज अ कंपनी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है और केवल 2 टाइम्स जाएंगे ये 5 साल में। ग्रोथ का रेट बहुत कम है और 5 साल बाद ये कंपनी बेच देंगे और अपना एग्जिट ले लेंगे। मतलब इन्वेस्टर के लिए भी ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म डील नहीं होगी और इन्वेस्टर के लिए भी आप कह सकते हो कि केवल 2% ही वो अपना 2 टाइम्स ही वो अपना पैसा रिकवर कर पाएंगे। वेयर स्टार्टअप्स की जो डील होती है वहां 10-10 टाइम्स तक भी पैसा वापस आ जाता है। ये बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स में देखा गया है। तो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी चीज उसको थोड़ा सा ना बहुत डिग्रेड बना देती है, बहुत ही डिमोटिवेटिंग बना देती है। और तो और इन्होंने बोला देखो भाई 12% नेट मार्जिन, 12% नेट मार्जिन, इनको अब एम्प्लॉयमेंट देनी है, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, इनको जो है 5x प्राइस रखना है मार्केट का, इनका पैसा वर्किंग कैपिटल में अटका हुआ है, 90+ डेज का इनका पैसा अटका हुआ है और 5 साल में कंपनी बेच देंगे। बहुत बड़े रीजन है किसी भी इन्वेस्टर को अपने पैर पीछे खींचने से फ्रॉम गेटिंग इनटू द डील। अच्छा, बात केवल यही खत्म नहीं होती, इनके थोड़े सेल्स के आंकड़े देखो जरा। 21-22 में 7 लाख की सेल करी, 22-23 में 1.2 करोड़ की सेल करी और 23-24 में 2 करोड़ की प्रोजेक्टेड सेल्स है। सेल्स का ग्रोथ नंबर अच्छा है, लेकिन 80% ऑफ द सेल एक्सपोर्ट से आ रही है। इसलिए मैंने बोला था कि ये जो प्रोडक्ट है ये इंडिया का नहीं है, ये नॉट मेड फॉर इंडिया प्रोडक्ट है, ये बाहर का प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चौथा रीजन जो इनकी नाकामयाबी का, ये कोई भी डील इनसे क्रैक नहीं हुई, उसका ये हो सकता है कि भैया इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा डिफ्यूज है। एक तो आप 5 जने हो, फैमिली ओन बिजनेस है, फैमिली ओन बिजनेस में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स राजी नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए, फिर भी इन्वेस्ट कर देते हैं अगर 1-2 शेयर होल्डर हो तो। इनके 5 शेयर होल्डर्स हैं, उसमें से 2 स्लीपिंग पार्टनर इनकी बेटियां जो मिला के 11% रखती हैं, जो कि बिजनेस में कुछ काम नहीं कर रही हैं। मेघना जी जो इतना काम कर रही है मार्केटिंग संभालनी, उन्हें केवल 4% दे रखा है। 66% ऑफ दी होल्डिंग राहुल सर के पास, मतलब राहुल सर ने अपने लिए रख रखी है, राहुल सर के पास रख रखी है। और राहुल सर का एटीट्यूड की जैसी बाकी शायर्स ने बात करी, वो नॉट सो ओपन फॉर लर्निंग एंड ट्रेनिंग वाला एटीट्यूड था। उन्हें बस पैसे चाहिए थे कि आप पैसे दे दो, अपना एक्सपर्टीज दो मत दो, मैं खुद संभाल लूंगा, मैं खुद चला लूंगा धंधा, वो वाला इनका एटीट्यूड के साथ आए थे। तो इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन में ईसॉप का कहीं भी इन्होंने कोई स्कोप नहीं रखा था। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने में विद दिस प्राइस पॉइंट, विद दिस प्रपोजिशन, कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी इन्वेस्टर आसानी से तैयार नहीं होगा। Keeping in mind the age of the founder, keeping in mind the attitude in the founder, keeping in mind the all other factors that I discussed in the video, बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए ऐसे टाइप ऑफ स्टार्टअप या कंपनी या ऐसे पीपल में इन्वेस्ट करने का। और मेरे ख्याल से वही रीजन रहा कि 5 में से एक भी शार्क ने इनको डील नहीं दी। प्रोडक्ट की तो फॉरेन में भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया कि फॉरेन में भी हमारी बहुत चर्चे हैं और हमारी बहुत डिमांड है और हमको बहुत प्यार मिल रहा है और शार्क्स को भी इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। बट प्रोडक्ट इज नॉट ऑलवेज द सोल क्राइटेरिया फॉर द इन्वेस्टमेंट। ये बात इस केस स्टडी से बहुत अच्छे से सिद्ध होती है।
फॉर दिस कंपनी मेरा एनालिसिस और मेरे पॉइंट यहीं तक थे। आगे भी दूसरी कंपनीज को हम लेके आते रहेंगे और ऐसे ही कॉन्सेप्ट, ऐसे ही रीजन मैं आपको बताता रहूंगा कि आपको क्या क्या ध्यान रखने चाहिए और आपको क्या किन किन चीजों को करना है, किन किन चीजों से बचने हैं। वो एक बार आपको पता चल गया भाई, आपके स्टार्टअप की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। फॉर दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।